हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एमपीपीएससी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि संविधानवाद का मतलब है कि कोई भी सरकार सर्वोपरि नहीं होनी चाहिए, सबसे ऊपर नहीं होनी चाहिए। सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए हर देश में एक संविधान होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि संविधान में जो प्रोविजंस किए गए हैं, जो प्राविधान किए गए हैं, सरकार उसी के अकॉर्डिंग काम करे। नेक्स्ट आता है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में जो संविधान का विचार है वो विचार कैसे आया और क्या ग्रेजुअल डेवलपमेंट उसमें हुआ, एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, हम उस पर बात करते हैं। द आइडिया दैट इंडिया शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन केम ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ओके, तो सबसे पहले ये विचार कि देश में एक संविधान होना चाहिए और हमारा देश एक संविधान से चलना चाहिए, ये विचार सबसे पहले जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, 1857 में, ये विचार सबसे पहले वहां आया। इन 1885 में बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज बिल प्रस्तुत किया और उस बिल में, स्वराज बिल में उन्होंने ये बात रखी कि भाई हमारा देश चलाने के लिए एक संविधान होना जरूरी है। अप्रैल 1925 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने एक बिल तैयार किया जिसको कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ये जो कमेटी थी, तेज बहादुर सप्रू कमेटी थी, उसने ये बात उठाई कि इंडिया शुड बी गवर्न बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इंडियंस। यहाँ थोड़ी सी प्रोग्रेस हो गई, क्या कि तेज बहादुर सप्रू जी ने ये बात उठाई कि भारत का शासन एक संविधान के जरिए चलना चाहिए और वो संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाए, इंडियंस के द्वारा। ये जो विधेयक था, ये विधेयक तेज बहादुर सप्रू जी ने, लेबर पार्टी के मेंबर थे जॉर्ज लैंसबरी ने ये हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बिल प्रस्तुत किया। बिल का नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। उस बिल में ये कहा गया था कि भारत का शासन एक संविधान द्वारा चलना चाहिए और संविधान जो है वो भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। बट दुर्भाग्य से ये विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स से पास नहीं हुआ, होना भी नहीं था। इसके बाद 1921 की बात, 28 की बात आ जाती है, 1928 की बात आ जाती है। 1928 में एक कमेटी बनी जिसे हम नेहरू कमेटी कहते हैं, नेहरू समिति के नाम से जाना जाता है। कहानी थोड़ी सी इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि 1927 में एक कमीशन गठित किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन, उस आयोग का नाम था साइमन आयोग। साइमन कमीशन जो था वो उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, उसमें कुल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, यानी 7 सदस्य अंग्रेज थे। तो अब वो 7 सदस्य भारत आए। भारत आने के पीछे उनका पर्पस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को एग्जामिन करना, यानी ये जांचना, ये देखना कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत देश में क्या प्रोग्रेस आई, क्या भारतीयों को जो जिम्मेदारी, भारतीयों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी 1919 के अधिनियम से, उस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने बखूबी किया या नहीं। चूंकि एक कमिटमेंट था भारत के सचिव लॉर्ड मॉन्टेगू का कि हम भारत के लोगों को भारत के शासन में ग्रेजुअल यानी क्रमिक भागीदारी प्रदान करेंगे। ये कमिटमेंट उन्होंने 1917 में हाउस ऑफ कॉमन्स में किया था, यानी ब्रिटेन की जो संसद है उसका लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने ये घोषणा की थी, इसे हम अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं। उसी को फुलफिल करने के लिए, उसी घोषणा को पूरा करने के लिए फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। फिर उस भारत शासन अधिनियम में ही ये बात कही गई थी कि जब 10 साल इस अधिनियम के पूरे हो जाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कैसे ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, उस पर उसको एग्जामिन करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को जांचने के लिए एक
आयोग बनाएगी और उसी आयोग का नाम था साइमन कमीशन, साइमन आयोग। अब साइमन आयोग में चूंकि 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों को आकर के भारत में घूम करके इंडिया में क्या पॉलिटिकल प्रोग्रेस हुआ उस पर अपनी रिपोर्ट देनी थी, तो भारत के लोगों ने उसका जमकर विरोध किया। भारत के लोगों ने उसका जमकर विरोध क्यों किया? विरोध की वजह थी कि चूंकि 7 सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सदस्य उसमें भारतीय नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया गया। ये भारतीयों के लिए एक अपमानजनक बात होने का मतलब क्या हो गया कि अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक भी भारतीय को इस लायक नहीं समझा कि वो भारत में जो संवैधानिक प्रोग्रेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोग्रेस है, उस पर अपना व्यू रख सके, उस पर अपना विचार रख सके। इसलिए कांग्रेस और लीग जो भारत की 2 बड़ी पार्टियां थी, उन दोनों पार्टियों ने जमकर इस आयोग का, साइमन कमीशन का विरोध किया। अब ये विरोध चल ही रहा था, विरोध का प्रदर्शन चल रहा था भारत में। फरवरी 1928 में यानी फरवरी 1928 में ये आयोग आ गया था। तो यहाँ बड़े पैमाने पर पूरे भारत में इस आयोग को काला झंडा दिखाया गया और गो बैक साइमन का नारा लगाया गया। तो जो उस समय भारत सचिव थे यानी जो लंदन में बैठते थे भारतीय मामलों के मंत्री, ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर, उनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। तो लॉर्ड बर्कनहेड ने चैलेंज किया, एक चुनौती दी कि अगर कोई भारतीय अपने आप को इस लायक समझता है कि उसे संविधान की समझ है, तो वो सिर्फ इतना करे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा ड्राफ्ट तैयार करके दिखा दे, तो हम समझ जाएंगे कि भारतीय इस लायक हो गए हैं, यानी उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पर आ चुकी है कि हम उन्हें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, या हमने गलती की कि हमने उनको साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया। अब उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया भारत की सभी पार्टीज ने। भारत की सभी पार्टीज के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और उस सर्वदलीय सम्मेलन में एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई और कहा गया कि भैया ये कमेटी जो है वो भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोटा मोटा खाका, एक ड्राफ्ट तैयार करेगा। और इस जो ऑल पार्टी कमेटी थी, इसका अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, मोतीलाल नेहरू जी को। तो इस कमेटी को हम नेहरू कमेटी कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहली सिफारिश यही थी कि भारत जो है वो एक डोमिनियन स्टेट होना चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है, क्या होता है कि हम पूर्ण स्वराज नहीं चाहते हैं, यानी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूरी तरह से मुक्ति नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, तो ये ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपॉइंट किया जाए, बट इसके पास पावर्स नहीं हो, इसके पास जो है सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां हो, नॉमिनल पावर्स हो। इस गवर्नर जनरल के पास नॉमिनल पावर्स हो और रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स वो भारत के लोगों द्वारा चुनी गई एक सरकार के हाथों में हो। तो इस तरह की जो शासन प्रणाली है उसको डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। पहली बात क्लियर है कि नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी। आप जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई और पूर्ण स्वराज की बात की गई 1929 के दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, तो पूर्ण स्वराज की बात वहां की गई। मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को, नेहरू जी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। उनका आरोप यह था कि मोतीलाल नेहरू जी ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई, नेहरू रिपोर्ट, उसमें सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज यानी पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं की, उस पर चुप्पी साध ली। इसके बाद फिर आगे प्रोग्रेस में हम चलते हैं। कराची प्रपोजल आया, कराची प्रस्ताव कहलाता है। 29 मार्च 1931, ध्यान रहे सिविल डिसओबीडियंट देश में चल रहा है, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में चल रहा है। समय है 29 मार्च 1931 और कांग्रेस का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाता है कराची में और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं।
In this conference, Congress passed two resolutions. Number 1 related to the fundamental rights of citizen. मतलब कांग्रेस कहती है कि चाहे जैसी भी स्थितियां हों, जब भी हमारा संविधान बनेगा तो हम ये कमिट करते हैं, हम ये घोषणा करते हैं, हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे संविधान में हम लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए मजबूत प्राविधान करेंगे। और दूसरा रिलेटेड टू राइट ऑफ वर्कर्स, जो मजदूर हैं, चाहे वो कृषि मजदूर हैं या औद्योगिक मजदूर हैं, उन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भी सरकार द्वारा अगर फ्यूचर में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए मजदूर जो है वो आंदोलन कर सकें, मजदूर ट्रेड यूनियन बना सकें, मजदूरों को का मिनिमम वेज फिक्स हो, मजदूरों की सिक्योरिटी फिक्स हो, ये सारी चीज़ों का प्रोविज़न हमारी सरकार करेगी अगर नियर फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट बनती है या हम संविधान बनाते हैं तो। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ 1934 में पहली बार 1934 में पहली बार एक कम्युनिस्ट लीडर थे। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो द फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, भारत में कम्युनिज्म के जनक थे, भारत में साम्यवादी आंदोलन के जनक कहलाते हैं, जिनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, या हम इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं एमएन रॉय। और आप जानते हैं ये समय चल रहा है, ये दौर चल रहा है 1934, और 1934 में यूएसएसआर में, यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यहाँ ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है जिसे आज हम रूस कहते हैं। अब तो खैर यूएसएसआर रहा नहीं, 1989 में यूएसएसआर वाज डिसॉल्व्ड और अब उसे रसिया के नाम से जानते हैं। तो 1917 से लेकर के और 1990 तक रूस एक सोशलिस्ट कंट्री था, एक समाजवादी, एक कम्युनिस्ट कंट्री था, एक साम्यवादी राष्ट्र था, और वहां से हमारे देश के साम्यवादियों को, हमारे देश के जो कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको प्रेरणा मिलती थी। तो वहीं से प्रेरणा पा करके 1925 में 1925 में एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने एक पार्टी बनाई इंडिया में जिसका नाम था सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई। तो ये एमएन रॉय ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी फ्रेम बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए अभी तक जो बातें हो रही थी उसमें और इनकी बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी तक बात हो रही थी क्या कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, चलो साहब भारत का संविधान हो गया। इसके बाद फिर बात कुछ और आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि भारत का संविधान होना चाहिए जो भारतीय ही बनाए, इंडियंस के द्वारा बनाया जाए। लेकिन अब इंडियंस के द्वारा बात क्लियर नहीं है कि कौन से इंडियन बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। एक इंडियन बनाएगा, 10 इंडियन बनाएंगे, अच्छा 10-20 जो भी हो वो कहां से आएंगे, वो लोग कौन होंगे। तो इन्होंने ये क्लियर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी फ्रेम बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करने वाले एमएन रॉय थे। इन 1936 यानी 1936 में लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस पास्ड ऑफिशियल प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का ये 1936 का अधिवेशन जो था वो लखनऊ में हुआ और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। उन्होंने ये प्रस्ताव पारित करवाया कांग्रेस वर्किंग कमेटी से कि जब कभी भी भारत का संविधान बनेगा तो भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा ही बनाया जाएगा ऑफिशियली। ये इसके बाद ऑन 15 नवंबर 1939 15 नवंबर 1939 को सी राजगोपालाचारी रेज द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये और बात आ गई, क्या सी राजगोपालाचारी जी एक कदम और आगे बढ़ गए। कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो अब सी राजगोपालाचारी जी क्या कह रहे हैं, सी राजगोपालाचारी एक स्टेप और आगे बढ़ के कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा जिसकी हम बात कर रहे हैं,
जो संविधान सभा बननी चाहिए वो संविधान सभा एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर बनना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब जैसे हम लोकसभा के, जैसे हम विधानसभा के आज सदस्य चुनते हैं मतदान करके, वोट करके, उसी तरह से संविधान सभा के सदस्यों को भी वयस्क मताधिकार के आधार पर यानी 18 साल 21 साल जो कुछ भी डिसाइड होता कि इस आयु वर्ग से ऊपर के लोग वोट करके और संविधान सभा के सदस्यों को चुने, ऐसा प्रस्ताव सी राजगोपालाचारी जी ने रखा। इसके बाद 1940 का समय आया, 1940 का समय आया और डेट आई 8 अगस्त 1940। इस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर हम जाएं इससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि 1935 का अधिनियम आया। 1935 का अधिनियम जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह बात कही गई कि देयर वुड बी अ गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, कि प्रांतों में एक सरकार बनेगी। इसमें यह कहा गया कि प्रांतों में एक सरकार बनेगी और वो सरकार that government would have the full-fledged authority to rule governing system, यानी वो जो सरकार होगी उस सरकार को प्रांत में शासन करने का पूर्ण अधिकार होगा। अब इस प्रोविजन के तहत यानी इस प्राविधान के तहत फिर 1937 में 1937 में चुनाव हुए। ओके, 1937 में चुनाव हुए। उस समय कुल 11 प्रांत थे, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी 1937 में। 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ कि अब इसमें यूनाइटेड किंगडम को यानी ब्रिटेन को भारतीयों की मदद की जरूरत थी। तो साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन कांग्रेस गवर्नमेंट से बिना कोई सलाह मशवरा किए ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत जो है वो ब्रिटेन के पक्ष में लड़ाई करेगा। इस युद्ध में एक पार्टी जापान भी था और जापान बड़ी तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा था। अब अगर भारत अंग्रेजों के साथ में है तो स्वाभाविक तौर पर भारत भी दुश्मन बन जाता है जापान का, तो फिर जापान भारत पर भी अटैक करेगा। अब कहते हैं ना कि मिलना एक न जुलना दो, मतलब हमारा कोई मतलब ही नहीं है, इसके बावजूद भी हम सफर करेंगे। तो इस बात पे नाराज होकर के एक साथ कांग्रेस के 8 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने या वहां की सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। ओके, अब रिजाइन कर देने के बाद फिर भैया एक डेडलॉक की सिचुएशन आ गई कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। ओके, अब एक दौर चला कि किसी तरह से अगर आपको इंडियंस का साथ चाहिए तो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रही है कांग्रेस, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही है कांग्रेस। अब ब्रिटेन फंसा हुआ है युद्ध में। अब इस बीच में अगर भारतीयों ने भी कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनाने के लिए एक के बाद एक कई प्रयास किए गए और उनमें से 2 महत्वपूर्ण प्रयास हैं। एक तो ये लिनलिथगो प्रपोजल और दूसरा है क्रिप्स मिशन। दूसरा क्या है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्रिप्स मिशन के बारे में। पहले लिनलिथगो प्रपोजल की बात समझ लेते हैं। तो हु वाज लिनलिथगो? लॉर्ड लिनलिथगो, जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने कहा कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में इंडियंस हमें सपोर्ट करें, भारत के लोगों का हमें साथ मिले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इमीडिएट हम क्या करेंगे? अगर कांग्रेस राजी हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वार कैबिनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक वार कैबिनेट बनाएंगे। वार कैबिनेट का मतलब क्या होता है? वार कैबिनेट का मतलब वो कैबिनेट होता है जब कोई देश युद्ध में होता है तो उस देश की एक अलग सरकार बनती है, ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि अब देश युद्ध में है,
देश किसी दुश्मन से लड़ाई लड़ रहा है, बुरी तरह उलझा हुआ है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल छोड़ के ये हमारी इंटरनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरे से लड़ रहे हैं तो हमें आपस में नहीं लड़ना है, और आपस में हम तभी नहीं लड़ेंगे जब सभी पार्टियों की मिलाकर के एक गवर्नमेंट बनेगी। तो इस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, वार कैबिनेट कहते हैं। तो पहला प्रपोजल रखा, पहला प्रस्ताव रखा लॉर्ड लिथगो ने कि अगर आप लोग एग्री हैं हमारा साथ देने के लिए तो वी वुड फॉर्म अ वार कैबिनेट, हम एक वार कैबिनेट बनाएंगे और उसमें आपको हम यानी इंडियंस को हम अच्छे बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पदों पर हम बैठाएंगे, हम उन्हें मंत्री बनाएंगे। दूसरी चीज क्या उन्होंने कही, दूसरी चीज उन्होंने कही कि वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू द स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेट, हम तैयार हैं आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए। तीसरी चीज जो उन्होंने कही, तीसरी बात उन्होंने कही कि वी वुड ऑल्सो डिस्कस ऑन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा के गठन पर भी विचार करेंगे जो भारत का संविधान बनाए इन फ्यूचर। ठीक, तो भैया ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों ने ही लॉर्ड लिथगो की इन बातों को रिजेक्ट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। और आफ्टर दैट जब ये प्रयास सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ ब्रिटेन की जो सरकार थी, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे विस्टन चर्चिल चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे विस्टन चर्चिल, लेकिन उन्होंने लेबर पार्टी के एक बड़े नेता, लेबर पार्टी के एक बड़े लीडर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। अब देखो, लेबर पार्टी का लीडर भारत आ रहा है और कौन भेज रहा है, कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट भेज रही है उनको इंडिया, और क्या कह के भेज रही है कि हम आपको फुली अथराइज्ड कर रहे हैं, आप जाओ भारत के लीडर्स से बात करो, भारत के नेताओं से बात करो, और अगर वो राजी हो जाते हैं, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो जिस भी शर्त पर वो तैयार होते हैं उन्हें तैयार करो। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि क्या भारत आने के लिए कोई कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर नहीं था, जो लेबर पार्टी का लीडर आया, लेबर पार्टी का नेता आया। तो यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि लीडर्स तो कंजर्वेटिव पार्टी में भी बहुत थे, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी वाज सो कंजर्वेटिव, जैसे इसका नाम था वैसे बड़ी बड़ी तुच्छ हरकतें करती थी ये पार्टी, और भारत के साथ इसके विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। जबकि जो लेबर पार्टी थी वो प्रो इंडियंस थे, यानी भारत लेबर पार्टी को पसंद करते थे। इवन जो स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से भी इनकी कई बार बातचीत रहती थी। तो इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट ने स्टेफोर्ड क्रिप्स को चुना कि आप जाइए, हमें पूरी उम्मीद है कि आप कांग्रेस को समझा बुझा लेंगे। अच्छा, अब ये इन्होंने आके क्या प्रपोजल रखा, स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कांग्रेस के साथ मीटिंग की तो क्या प्रस्ताव रखा, तो इसमें कुछ नया नहीं है, वही जो लॉर्ड लिथगो बात करके गए थे, जो लॉर्ड लिथगो जो बातें कर रहे थे, वही बहुत कुछ वही बातें स्टेफोर्ड क्रिप्स ने भी कही। और चूंकि लॉर्ड लिथगो की बातें, हाँ इतना जरूर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर आप अभी राजी हो जाएं, आप अभी राजी हो जाएं कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, अभी आज ही लिख के दीजिए, या अभी आज ही लिख के दीजिए कि हम निकट भविष्य में हम भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू कर देंगे, तो हम तैयार हैं आपका साथ देने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हम ये सब करेंगे लेकिन युद्ध के बाद। अब महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोनों चूंकि यही डिसीजन मेकर थे, तो इन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा, और एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद ये स्टेफोर्ड क्रिप्स से बोले कि इसका क्या भरोसा कि युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन बचेगा कि नहीं। जिस तरह से लक्षण दिखाई दे रहे हैं हिटलर के, उसने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन भी 4 दिन का मेहमान है। अच्छा जी, और इस तरह से उन्होंने कहा कि ये एक दिवालिया, जो क्रिप्स का प्रपोजल है वो एक दिवालिया बैंक का मतलब एक ऐसा बैंक
जो खुद दिवालियेपन के कगार पर आ चुका, वो बैंक हमें 10 लाख का पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है। तो भैया जब का वो चेक है तब तक वो बैंक रहेगा भी कि नहीं रहेगा, इस बात का ही भरोसा नहीं है। अच्छा, एक इधर दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ जापान की जो सेना थी, जापान की सेना भारत के बॉर्डर पर आ गई थी। जापान की सेना ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया था। अब हमारी मजबूरी थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन शुरू करें। तो क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद भारत में नेताओं ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, और ये निर्णय लिया गया कि जल्द ही हमें एक मास मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और 8 अगस्त 1942 यानी 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई, इधर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, उधर जो है वो आज़ाद हिंद फौज बन गई, उधर ये सब चल रहा था, ब्रिटेन लड़ रहा था। अल्टीमेटली होते होते 1945 आ गया, 1945 आ गया, और 1945 में चाहे और ना चाहे, मतलब चाहते हुए या ना चाहते हुए भी, इस द्वितीय विश्व युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री हो जाती है यूएसए यानी अमेरिका की। उसकी कहानी भी लंबी है, मैं किसी और दिन इसको सुनाऊंगा आपको कि अमेरिका कैसे इस युद्ध में कूदा। अभी फिलहाल ये आप ये समझिए कि जापान ने अमेरिका के एक एयर बेस पर अटैक कर दिया। वो जो एयर बेस था अमेरिका का, वो जापान के पड़ोस में प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में एक छोटा सा आइलैंड है, पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक करके लगभग 150 अमेरिकी सैनिकों को मार डाला। ओके, उनके जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया गया। इससे अमेरिका बौखला गया। इसी बीच में क्या हुआ, कुछ प्रोग्रेस और भी है। इसी बीच में क्या हुआ, अमेरिका में लगभग द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। उस प्रोजेक्ट को कहते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मतलब, ये प्रोजेक्ट क्या था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाज द प्रोजेक्ट टू फॉर्म एटम बम। तो 1945 तक आते आते अमेरिका ने एटम बम बना लिया। 1945 तक आते आते अमेरिका ने एटम बम बना लिया। अमेरिका पहला देश था जिसने न्यूक्लियर फिशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यानी नाभिकीय विखंडन तकनीकी का प्रयोग करते हुए परमाणु बम डेवलप किया। लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम तैयार किया गया और फ्लाइट से अब टेस्ट करना था कि भाई ये परमाणु बम काम करता है कि नहीं करता है, और काम भी करता है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ताकत क्या है, कितने बड़े एरिया में विध्वंस मचा सकता है। तो ये टेस्ट करने के लिए नागासाकी और हिरोशिमा ये 2 शहर जापान के चुने गए। तो इससे एक तो टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा और टेस्ट के साथ साथ रिवेंज यानी बदला भी हो जाएगा। तो इस तरह से नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया। किसके द्वारा बम गिराया गया? अमेरिका के द्वारा। ठीक, तो अमेरिका ने जापान के इन दोनों शहरों पर बम गिराया। इससे दोनों शहर तबाह हो गए, ये दोनों शहर नष्ट हो गए और इस भारी भरकम क्षति के सदमे में आकर के विश्व युद्ध चकनाचूर हो गया, खत्म हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिर एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का गोल या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मकसद था वो दुनिया में शांति व्यवस्था को कायम करना और इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा देना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली थी, उसका जो महासभा थी, महासभा में डिस्कशंस से यानी जो महासभा में
वाद विवाद हुए, उन वाद विवादों से ये चीज क्लियर हुई कि दो ही चीज हैं जो दुनिया में आपसी संघर्ष को या आपसी तनाव को बढ़ाते हैं और जिसके कारण बार बार दुनिया को विश्व युद्ध का सामना करना पड़ता है। वो दो फैक्टर्स, वो दो दैत्य कौन कौन से हैं? तो उसमें एक कहा गया इंपीरियलिज्म, एक कहा गया साम्राज्यवाद और दूसरा कहा गया गरीबी। तो ये कहा गया कि अगर दुनिया से इन दोनों को खत्म कर दिया जाए, साम्राज्यवाद और गरीबी इन दोनों को समाप्त कर दिया जाए, तो हम निकट में तृतीय विश्व युद्ध से बच सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा जा सकता है। ओके, बहुत बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस था दुनिया का कि पिछले 50 सालों में दुनिया ने दो विश्व युद्ध झेले। विश्व युद्ध सामान्य बात नहीं होता है, विश्व युद्ध होने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है, उसके सोशल, उसके सेंटिमेंटल जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत गहरा प्रभाव डालती है, यानी एक विश्व युद्ध दुनिया को या दुनिया के हर देश को तकरीबन 10 से 20 साल पीछे ढकेल देती है। तो सबको मिलके कोशिश करनी है, सबको मिलके प्रयास करना है कि हम इन विश्व युद्धों से कैसे बचें, और इसी प्रयास के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, यूएनओ का गठन किया गया। अब यूएन के दबाव से एक और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश सरकार के ऊपर अमेरिका यानी यूएसए का दबाव पड़ा दो। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट ने भी प्रेशर डाला, रूजवेल्ट ने भी दबाव डाला कि भारत को आज़ाद करो। तो अब प्रयास शुरू हो गया भारत की आज़ादी का। तो भारत की आज़ादी के प्रयास में जो सबसे बड़ा काम हुआ वो आया एक कैबिनेट मिशन। तो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने, अब देखिए युद्ध खत्म हुआ, युद्ध लड़ा गया ब्रिटेन में। जब ब्रिटेन में युद्ध लड़ा गया तो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने अपने कौशल से, उन्होंने अपनी क्षमताओं से ब्रिटेन को इस द्वितीय विश्व युद्ध में विजय दिलाई। ब्रिटेन की जनता ने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद होने वाले ब्रिटेन में जो आम चुनाव थे, उन आम चुनाव में विंस्टन चर्चिल को हरा दिया। और विंस्टन चर्चिल के बाद फिर लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बने। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट जो है बनते ही उन्होंने 3 सदस्यों का एक दल, यानी उनकी कैबिनेट के 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी कि भारत में 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स लंदन से, ब्रिटेन से इंडिया आए 1946 में, 1946 में। ओके, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और इस कैबिनेट मिशन में 3 मिनिस्टर थे। इस मिशन को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। इसके अलावा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये पहले भी आ चुके थे। भारत के साथ इनका एक लंबा एक्सपीरियंस था, भारत में इनकी अपनी एक साख थी, इनका अपना एक क्रेडिट था। लेकिन उस समय ये प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी यू कैन से व्यापार मंत्री थे। और इसके अलावा एक तीसरे सदस्य थे जिनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर जो थे वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी या नेवी जो डिपार्टमेंट होता है, नेवी के मिनिस्टर थे। ऑब्जेक्ट था टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। इस कैबिनेट मिशन का पर्पस क्या था कि इस बात की संभावनाओं को जांचना, इस बात की संभावनाओं का पता लगाना कि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर पावर ट्रांसफर करती है तो किसे सत्ता सौंप के जाएगी, सत्ता किसे दे के जाएगी।
ओके, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो किया इस कैबिनेट मिशन की, जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिसे हम कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से भी जानते हैं, वो कुछ इस प्रकार है कि इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस। यानी पहली बात ये कही कि भारत जो होगा वो प्रिंसली स्टेट्स का, देसी रियासतों का, और जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांतों का एक संघ होगा। यानी इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया विल बी अ यूनियन। इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड फॉर इंडिया। भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। देयर विल बी द टोटल 389 मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस संविधान सभा में 389 मेंबर्स होंगे, आउट ऑफ विच जिसमें से 292 मेंबर्स, 292 सदस्य विल बी इलेक्टेड, यानी 292 members would be elected by the provincial assemblies। यानी जो प्रांतों की विधानसभाएं हैं, प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब होता है कि द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से 292 सदस्य प्रांतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी स्टेट से। चीफ कमिश्नरी स्टेट्स कौन कौन से थे? दिल्ली चीफ कमिश्नरी स्टेट था, अजमेर मारवाड़ एक चीफ कमिश्नरी स्टेट था, कुर्ग और बलूचिस्तान एक चीफ कमिश्नरी स्टेट था। तो हर एक चीफ कमिश्नरी स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएगा, ये भी निर्वाचित होंगे। और इसके अलावा 93 मेंबर्स वुड बी कम फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स, यानी 93 सदस्य जो होंगे वो देसी रियासतों से आएंगे। एंड दे वुड बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, दे विल नॉट बी इलेक्टेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट। यानी जो देसी रियासतों की जनता है, देसी रियासतों की जनता द्वारा उनका चुनाव या उनका निर्वाचन नहीं होगा। ओके, तो इन जुलाई 1946 296 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर इलेक्टेड बाय द प्रोविंसेस। 296 सदस्य का मतलब हो गया 292 फ्रॉम प्रोविंसेस एंड 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नरी स्टेट्स। तो ये 296 सदस्यों का चुनाव कर लिया गया। और इस 296 सदस्यों के चुनाव में जो रिजल्ट रहा कुछ ऐसा रहा कि 296 सदस्यों में से 208 सीट्स जो है वो कांग्रेस को मिली और 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई। और इसके अलावा जो अन्य 15 सीटें थी, अन्य 15 सीटें मिली अदर पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे हिंदू अकाली दल हो गया, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, इनको भी 15 सीटें इन सबको मिला के मिली। और इन चुनाव में 296 सदस्यों में से 15 सदस्य जो थी वो महिलाएं भी थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जीत करके आई। अच्छा, यहाँ आप एक चीज देख सकते हो कि मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें मिली। ओके, मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें मिली। तो इस चुनाव के परिणाम से क्या मुस्लिम लीग के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं थी? 73 सीट पाना मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। 73 सीट अच्छी खासी सीट होती है। ओके, जो 20% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उस 20% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी के पास 200 यानी 296 में से 296 में से अगर 73 सीट्स मिल रही हैं तो कोई बहुत बुरी स्थिति, कोई बहुत बेकार स्थिति नहीं है। बट बेकार स्थिति इस सेंस में थी कि कई प्रांत थे जो मुस्लिम बहुल थे, जैसे सिंध प्रांत मुस्लिम बहुल था, बंगाल प्रांत मुस्लिम बहुल प्रांत था। ओके, ईस्टर्न बंगाल जो आज बांग्लादेश कहलाता है वो मुस्लिम बहुल था। इन बलूचिस्तान मुस्लिम बहुल था। इन प्रांतों से भी कांग्रेस के बड़ी संख्या में उम्मीदवार जीत कर आए। ये मुस्लिम लीग के लिए शॉकिंग था। कहने का मतलब जो मुस्लिम लीग ये दम भर रही थी कि भारत में मुसलमानों का वो इकलौता प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, वो इस इलेक्शन ने दिखा दिया कि ये सही नहीं है। भारत के अधिकांश मुसलमान कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं।
जो सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज फॉर मुस्लिम्स था, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत के आना, ये मुस्लिम लीग के लिए बड़ी चिंता की बात थी। इसके बाद रिजल्ट आने के बाद मुस्लिम लीग ने अपना अलग सुर अलापना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं भैया, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब हम अब संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। हमारे ये 73 सदस्य संविधान सभा में नहीं जाएंगे। तो संविधान सभा में कितने रह गए? 208 सदस्य ही आने थे। संविधान सभा में 208 सदस्य कांग्रेस वाले तैयार हुए कि हम जाएंगे, और 73 सदस्यों ने आने से इनकार कर दिया। तो चलिए, एक तो ये बात हुई। मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ गई कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान से कम हम किसी बात पर समझौता करने को तैयार नहीं है। आगे हम देखते हैं और क्या हुआ। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को साफ साफ शब्दों में सुना दिया कि वी वुड नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल ऑफ पाकिस्तान, कि हम आपका पाकिस्तान का प्रस्ताव किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है मानने को। पाकिस्तान का प्रस्ताव हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर रहे। मतलब आपको जो भी डेवलपमेंट करना है वो एक अनडिवाइडेड इंडिया में ही करना है। ये बात कैबिनेट मिशन ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि अगर हम पाकिस्तान की डिमांड को नहीं मान रहे हैं तो फिर मुस्लिम इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन को हम के लिए हम क्या करेंगे, मुसलमानों के हितों को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। तो कैबिनेट मिशन ने उसके लिए एक फॉर्मूला दिया। कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि द इंटायर जो ब्रिटिश इंडिया था, जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत था, उसको 3 ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए क्या था? ग्रुप ए वो स्टेट्स थे, ब्रिटिश प्रांत थे जो हिंदू बहुल आबादी वाले प्रांत थे। इसमें मद्रास था, इसमें बॉम्बे था, इसमें सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस था, इसमें उड़ीसा था, इसमें बिहार था, इसमें यूनाइटेड प्रोविंस था, यूपी था। ये प्रांत जो है वो रखे गए ग्रुप ए में। ग्रुप बी वो प्रांत थे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मुस्लिम बहुल प्रांत थे, जहां मुसलमानों की आबादी पर्याप्त थी। इसमें सिंध था, इसमें पंजाब था, इसमें NWF यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, और इसमें बलूचिस्तान था। और इसके अलावा ईस्ट के जो स्टेट्स थे जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं थे, ऐसे प्रांतों को रखा गया ग्रुप सी में। और फिर क्या बोला गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सभी बच्चों को समझना चाहिए। फिर क्या कहा गया कि एवरी ग्रुप वुड बी फ्री टू कॉन्स्टिट्यूट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी हर समूह को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि अमेरिका में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, अमेरिका में 2 संविधान चलता है। एक संविधान प्रांत का संविधान होता है, पर्टिकुलर किसी प्रांत का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, और दूसरा संविधान देश का संविधान होता है। धारा 370 हटने से पहले यही बात भारत में भी था कश्मीर के लिए, कि कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, कश्मीर का अपना आइन था, और भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन ने ये व्यवस्था पूरे देश के लिए बना दी। बल्कि भारत में कुल 4 संविधान बनेंगे। 4 संविधान कैसे बनेंगे? 3 संविधान 3 ग्रुप ऑफ स्टेट्स के, यानी हर एक ग्रुप के लिए ग्रुप ए का एक कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रुप बी का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रुप सी का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन, और एक चौथा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा। लेकिन पहले इनमें से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा। अच्छा, फिर क्या कहा कि द प्रोविंसेस वे आर फ्री टू चेंज देयर ग्रुप, यानी समय के साथ चाहे तो प्रांत अपना ग्रुप बदल सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर, संविधान जब लागू हो जाता है उसके 5 साल बाद चाहे तो वो अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं। और
और दे कैन चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 10 ईयर्स, या 10 साल बाद वो चाहे तो अपना संविधान ही बदल सकते हैं। द प्रिंसली स्टेट्स वेयर गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू ज्वाइन और नॉट ज्वाइन टू द इंडियन यूनियन। प्रिंसली स्टेट्स को यानी देसी रियासतों के बारे में कैबिनेट मिशन का क्या विचार था कि भाई वो स्वतंत्र हैं, चाहे तो वो भारतीय संघ में शामिल हो चाहे भारतीय संघ में ना शामिल हो, हमारा उन पर कोई दबाव नहीं होगा। ओके, इफ दे विल ज्वाइन द इंडियन यूनियन, अगर वो भारतीय संघ में शामिल होते हैं, दे वेयर गिवन द राइट टू डिसाइड ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट द पावर ऑफ यूनियन। यानी जो यूनियन की पावर होती है, यूनियन की पावर मतलब क्या हो गया, यूनियन की पावर मतलब हो गया रेलवे, यूनियन की पावर मतलब हो गया डिफेंस, यूनियन की पावर मतलब हो गया करेंसी, यूनियन की पावर मतलब हो गया फॉरेन अफेयर्स। इन 4 सब्जेक्ट्स को छोड़ करके, इन 4 विषयों को छोड़ करके प्रिंसली स्टेट्स को सभी मैटर्स में कानून बनाने का अधिकार होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाने का, संविधान सभा में एक प्रतिनिधि चुने जाने का प्रोविजन किया गया। ऑन 14 जून 1946 यानी 14 जून 1946 को बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अप्रूव दिस प्लान, यानी दोनों ने इस योजना पर अपनी मुहर लगा दी, इस योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी। अच्छा, ये बात जैसे मैंने कहा यहां मुस्लिम लीग स्वीकृति दे रही है, ध्यान रखना 14 जून की बात है। फिर जुलाई में इलेक्शन होता है, अगस्त में रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर मुस्लिम लीग बिफर गई। मुस्लिम लीग ने कहा भैया अब हम ना खेलेंगे और न खेलने देंगे। ओके, तो इस तरह से संविधान सभा बनकर तैयार हो गई। लगभग सभी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, सभी प्रिंसली स्टेट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, एक्सेप्ट देखो प्रिंसली स्टेट्स ने कहा कि संघ में शामिल होना या ना शामिल होना वो बाद का विषय है, अभी भारत का संविधान तो बनने देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर प्रिंसली स्टेट भी भारत का अभिन्न अंग है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो बनने देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ओके, तो इसलिए सबने अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, सिर्फ हैदराबाद स्टेट को छोड़ करके। हैदराबाद स्टेट ने मुस्लिम लीग की भांति, मुस्लिम लीग की तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बायकॉट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का बहिष्कार किया। कुल मिला के 9 दिसंबर 1946 का दिन आ गया। 9 दिसंबर 1946 के दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सीटिंग हुई, पहली बैठक बुलाई गई, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो कि सभी चयनित सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उन्हें संविधान सभा का प्रोटेम चेयरपर्सन बनाया गया, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इस दिन 389 जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389 में से ओनली 211 मेंबर्स यानी केवल 211 सदस्य ही संविधान सभा में उपस्थित थे। 211 सदस्यों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट किया। ओके, और दिल्ली में जो काउंसिल ऑफ चैम्बर्स है, काउंसिल ऑफ चैम्बर्स, उसकी लाइब्रेरी की बिल्डिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई और इस तरह से संविधान बनने का कार्य आरंभ हो गया। अब संविधान बनने में क्या टाइमलाइंस आता है, मतलब 9 दिसंबर को क्या हुआ, फिर 11 दिसंबर को क्या हुआ, फिर 13 दिसंबर को क्या हुआ, फिर 22 जनवरी को क्या हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटीज हैं, कमेटीज में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी कमेटी बनी, उन कमेटीज ने क्या काम किया, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लेंदी, बहुत बड़ी हो चुकी है। तो आप सभी ऑडियंस से या आप सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को यानी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंद अभ्यर्थियों तक, एस्पिरेंट्स तक
ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो का लाभ सबको मिल सके। उन लोगों को भी आप ये वीडियो दिखा सकते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं बट एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं, यानी जो आपके छोटे भाई बहन हैं 9वीं में पढ़ रहे हैं 10वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की तैयारी करने, एमपीपीएससी की तैयारी करने के अलावा जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल होगा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब उन्हें यहाँ से मिल जाएगा। देखिए मेन बात क्या है, मेन बात मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बता रहा हूँ, ये मेन बात नहीं है। मेन बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फैक्ट तो बुक्स में दिया गया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन कंटेंट से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रुद्र आईएएस के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें और वहां जा कर के हमें कमेंट करें, पर्सनल इंडिविजुअल। हम वहां आपको अगर आपको ज़रूरत होगी नोट्स की तो पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम इसको प्रोवाइड कराएंगे कंटेंट्स को। ओके, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और आपने बड़े सब्र से इस सेशन को सुना, उसके लिए आपका कोटि सा आभार, धन्यवाद।